नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। आज इस वीडियो में वेरिकोसील के बारे में बात करूंगा क्योंकि हमारा एक पेशेंट जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहा था, तकरीबन उन्होंने 2 महीने ट्रीटमेंट ली, उनको बेसिकली 3 to 4th ग्रेड का वेरिकोसील था। अब जब वो आए थे हमारे पास, जब हमारे से ट्रीटमेंट लेने आए थे तो उनको दिक्कत थी, पेन था, साथ साथ हमें और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सिर्फ एक वेरिकोसील से वेरिकोसील नहीं होता, उसके साथ आसपास की दिक्कतों को भी हमको कवर करना पड़ता है। अब दिक्कतें कैसी? सबसे पहली चीज़ जो होती है वेरिकोसील के साथ की ओलिगोस्पर्मिया। दूसरी, आपकी ब्लड सप्लाई ढंग से ना होने की वजह से आपके टेस्टिस की एट्रोफी ना हो। एट्रोफी माने कि आपकी श्रिंक ना हो, क्योंकि टेस्टिस की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ पर श्रिंकेज आ जाती है जो एक सीवियर ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट कर देती है या फिर एज़ोस्पर्मिया में बदल जाती है। हमको वो चीज़ कवर करनी होती है। और थर्ड वन जो चीज़ हमें करनी पड़ती है वो है सबसे बड़ा कि आपके टेस्टिस का हैंग होना या उसकी जो टेम्परेचर मेंटेनिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रखना। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हम एक्सरसाइज में कवर करते हैं और कुछ चीज़ों को हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी से ठीक करते हैं और कुछ चीज़ें आपकी डाइट, क्योंकि डाइट मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपका डाइट बहुत मैटर करता है किसी भी बीमारी को से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि डाइट एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि आपकी लाइफ में जो आप अंदर इनटेक कर रहे हो वो किस तरीके से आपके बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डर की एक बॉडी देखो, वो फूली भी मिलेगी या बल्की मिलेगी, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, साथ में अपना इनटेक जो है फूड का उन्होंने इतना पहुँचा रखा होता है, इस लेवल का पहुँचा रखा होता है कि उनकी बॉडी में वो चीज़ कंज्यूम होकर उनको मसल मास दे रही होती है। और वहीं पर अगर हम देखते हैं किसी एक फ्लैबी, फैट और ओबीस पेशेंट को, वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है और उनकी बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन आती है एज इन उनके इनटेक फूड से कि वो फ्लैबी हो जाते हैं, उनके पास मसल मास कम होता है, एज इन देखा जाए तो फैट मास ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होती हैं। हर बॉडी दूसरी बॉडी से हमेशा अलग मिलेगी। ज़रूरी नहीं है जो दिक्कत आपको वेरिकोसील में फेस कर रहे हो वही दूसरा पेशेंट फेस कर रहा हो। तो यहाँ पर ये पेशेंट जो आए थे तब इनकी 3rd से 4th ग्रेड में वेरिकोसील था और आज 2 महीने बाद उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट्स करवाई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी हैं। कोई वेरिकोसील नहीं दिख रहा, उसमें कोई हाइड्रोसील नहीं दिख रहा। वेरिकोसील के पेशेंट में हम अक्सर देखते हैं कि हाइड्रोसील डेवलप हो जाता है, कोई रीज़न नहीं होता उसके पीछे, क्योंकि एपिडर्मल पे पूरी सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती है। एपिडाइमिस एक ऐसी जगह होती है, एक परत होती है टेस्टिस में जहां पर ब्लड सप्लाई जा रही होती है। बेसिकली आपका जो ब्लड फ्लो है वो एपिडाइमिस से जा रहा होता है, वहाँ पर पहुँच रहा होता है। अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं पहुँच रही या किसी और रीज़न से वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जब वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो वो हाइड्रोसील में डेवलप हो जाता है। तो हाइड्रोसील भी उनका सॉर्टेड हुआ, हाइड्रोसील भी उन्होंने वेरिकोसील के साथ साथ कवर कर लिया और साथ साथ वेरिकोसील तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कर ली। बट उन पेशेंट की भी हम दाद देते हैं कि उन्होंने अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी डाइट पे और अपनी मेडिसिन को कभी बीच में फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब ये इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा, इस चीज़ को मैं नहीं करूंगा, या उन्होंने बीच में कभी अपनी मेडिसिन स्किप करी हो। उन्होंने जैसे हमने उनको बताते गए उन्होंने वैसे उनको इम्प्लीमेंट किया और आज की डेट में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। और इसके साथ साथ वो आर्मी के भी थे, उनमें उनकी ट्रेनिंग भी होती थी आर्मी के साथ साथ, तो उन्होंने उनसे भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बचाया। अब जैसे कि ट्रेनिंग में एक्सरसाइजेज होती हैं, वो अपनी एक्सरसाइज फॉर्म भी करते थे या परफॉर्म करते थे, अपनी मार्च परफॉर्म करनी होती थी, तो उन्होंने वो चीज़ भी साइड बाय साइड करी, बट उन्होंने कॉन्शियसली करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्टर हमेशा कैरी करके रखा। उनको हमने जिस तरीके से बताया कि एक साइज़ अंडरवियर थोड़ा छोटा डाल लीजिए, उसकी वजह से उनके जो हैंगिंग वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि वेरिकोसील में टेस्टिस आपके हैंग होते ही होते हैं, तो वो हैंग की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉर्टेड हो गई, धीरे धीरे ठीक हो गई। जहाँ पर उनकी हैंगिंग प्रॉब्लम ठीक हुई, नसों को थोड़ा रेस्ट मिला, नसें थोड़ी सी ऊपर की तरफ आई, मेडिसिन ने अपना काम किया, बाकी एक्सरसाइज ने काम किया, डाइट ने काम किया
और साथ साथ उसके वो चीज़ें ठीक हो गई, वेरिकोसील एक तरीके से ठीक हो गया उनका। तो अगर आपको वेरिकोसील है इस वक्त और आप ये सोचते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ सर्जरी, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि सर्जरी सबकी परफेक्ट नहीं होती। अगर आप एलोपैथिक की तरफ जाते हैं या किसी सर्जन की तरफ जाते हैं, वो आपको हमेशा ये बताएगा कि आप सर्जरी करवा लो, बट ये रिकरिंग रहती है। रिकरिंग माने कि बार बार हो सकती है वेरिकोसिल। और इसके साथ साथ जो सबसे मेजर हम दिक्कत समझते हैं, सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट होते हैं उनका एक परमानेंटली ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हो जाता है। मतलब कि अगर आपने सर्जरी करवाई तो आप एक ओलिगोस्पर्मिया में ही हमेशा रहेंगे। उसके बाद हम कितनी भी मेडिसिन खिला लें या आप कोई भी फॉलिक या कोई भी ऐसे जिंक या कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स ले लें जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट बढ़े, वो नहीं बढ़ पाते। वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर स्पर्म इतनी क्वांटिटी में नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आप हमेशा एक ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में रहते हैं। और अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और कुछ भी जानना चाहते हैं वेरिकोसील के रिगार्डिंग कि किस तरीके से ठीक होता है, क्या वॉल है, किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं उसका एक राइट सॉल्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।